अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज का दिन अहम केसेस के हवाले से इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स को गैर आईनी करार दे दिया है। हालांकि 2 दिन पहले ही वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि 9 मई वाकयात में मुलव्विस 103 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में ये तमाम ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स को भेजने का हुक्म दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D और सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया है, जो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुताल्लिक हैं। सवाल यह है कि इन सिविलियंस का क्या होगा जिनका माजी में फौजी ट्रायल हुआ है, सजा हुई है और सजा पर अमल दरामद भी हो गया है। तो क्या उन फैसलों को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तस्वर किया जाएगा? देखना यह भी है कि आज के फैसले के बाद 9 मई वाकयात में मुलव्विस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की भी समाअत शुरू हो चुकी है, जिसके मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई अहम जो है वो नताइज सामने आएंगे। दूसरी तरफ खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। खुफिया दस्तावेजात को अफशा करने, सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने और साइफर को गुम करने की चार्जशीट आयद की गई है। याद रहे कि सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात लगाई गई हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत या उम्र कैद है। ये सब डेवलपमेंट्स ऐसे वक्त में हो रही हैं जब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और उन पर रियासत का लाडला होने का इल्ज़ाम लग रहा है। आज इसहाक डार की भी नैप केस में बरियत हुई है। इन हालात का मवाजना 2018 से किया जा रहा है, जब नून लीग ज़ेरे एताब थी और PTI को रिलीफ मिल रहा था। इस मुतजाद सलूक का सवाल आज निगरान वज़ीर आज़म से हुआ तो उन्होंने कोई इबाहम नहीं रखा, क्लियर कट अपनी पोजीशन बता दी। मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं। उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है, उसमें कोई उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है? एक नॉर्मल डाटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब महाज बना था, साउथ जुनूब ऐसे। मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ। हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को आग लगाते हैं और फिर वहीं आग लगाने के अटेम्प्ट के बाद कहते हैं कि अब हमें राइट दिया जाए विदाउट बी फेसिंग द लॉ। चूंकि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मैंने आग लगा दी। मैं देखता हूं कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी राय का इजहार कर दिया, माजी के वाकयात भी बताए, साथ में ये भी कहा कि मैं माजी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों मुझे जो है वो कहा जा रहा है। बेहतर होता कि वो इस सवाल को अवॉइड कर देते। उन्होंने इस पर कॉमेंट करके अपने आप को वाकई सवालात की जद में लेकर आ गए हैं। कल एक और अहम पेशरफ्त होनी है जब 2 साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स का सामना करेंगे। क्या एक साबिक वज़ीर आज़म प्लस और दूसरे के माइनस होने का अमल तेज़ हो रहा है? तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मुस्ताद मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अज़मा बुखारी साहबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, राजा खालिद एडवोकेट साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद होंगे, और नईम हैदर पंचोदा साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। आई विल स्टार्ट विद यू राजा खालिद साहब। मुझे ये बताइएगा, अब फैसला चूँकि आ गया है और ये अमल जो है वो तेज़ होता हमें दिखाई दे रहा है, इस पर जो है वो क्या राय कायम की जा सकती है? और आज का फैसला जो है जो मुरवज्जा जुरिस्प्रूडेंस है उससे कितना मुख्तलिफ है या उसके मुताबिक है, ये जो है वो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। तो गालिबन शायद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। अज़मा साहिबा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन फौजी अदालतों के हवाले से जो आज फैसले पर आप मुतमईन हैं, क्या राय आपकी? बहुत शुक्रिया आदिल। देखो, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं कभी भी किसी सियासी जमात या किसी सियासी वर्कर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर केस चलने की हिमायत नहीं कर सकती। हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर कोई सियासी जमात के लबादे के अंदर दहशतगर्दी करे, और दहशतगर्दी भी वो करे जो अल्लाह के, मतलब डर के कहती हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कभी दिन दोबारा देखने को मिले, 20 शहरों में इकट्ठे फौजी तंसीबात पे हमले हों और बाकायदा तौर पर जो है एक इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश की जाए, इसके बाद रह क्या जाता है
जो मिलिट्री कोर्ट से फिर क्या होगा? मिलिट्री कोर्ट्स काहे के लिए बने हैं? उनके ऊपर उसके अंदर फिर क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत फैसले होंगे? वहां पे कोई विरासत के फैसले करें, वहां पे क्या करें? गुजारिश ये है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप शय दे लोगों को। ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा इंट्रो के अंदर, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजाएं दी, उस वक्त तो अदालत को याद नहीं आया। उस वक्त अदालतों को जो है वो नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब चूंकि इमरान खान और उसकी पार्टी की गर्दन जो है वो फंस गई है और वो ऐसा काम कर बैठे हैं जिसमें जो अगर कामयाब हो जाता तो वो इनकलाब होना था। अब वो चूंकि कामयाब नहीं हुआ तो वो बगावत है, और उससे बचाने की जो है वो एक जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं और वो तो उन पर तो आप लोगों को भरपूर एतमाद था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपको लगता है कि क्या अभी भी इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसला जो है वो किया गया? मैं जरा इस बेंच की जरा फॉर्मेशन तो देखो ना क्या है। ये बेंच जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है, और ये काजी फैसल साहब ने ये केस नहीं सुना हुआ। ये केस जो है ये सास कोर्ट और उनके बेंच की फॉर्मेशन क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर आपको अभी भी बेंच की फॉर्मेशन से पता चल जाता है। नहीं आदिल, प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद वकील हूं, लेकिन ये कहते हुए मुझे ढूंढ मरने को दिल चाहता है कि जो है वो बेंच की फॉर्मेशन देख के पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और ये जो है ये कंटिन्यूटी से चल रहा था। ये केस जो है पहले सुना गया और बहुत कोशिश की गई कि इसका जाने से पहले बंदियाल साहब फैसला फरमा जाएं, वो नहीं फरमा सके। लेकिन मेरे सवाल ये है कि आप ये दूसरों को शय दे रहे हैं, क्या इस मुल्क में इस बात को फरोग दिया जाएगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है फौजी तनसीबात पे जो है वो तालिबान हमला करे तो दहशतगर्दी होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जमात जिसको आपने रख के पाल पोस के बड़ा किया हो, अगर वो कर ले तो फिर वो ठीक है, उसको जो है वो छुट्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो है फैमिली को बहुत पसंद है। ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, पार्लियामेंट ने जो है इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास आज के फैसले में आपके ख्याल में जजेस ने जो है वो फैमिली की लाइकिंग का ख्याल रखा है? ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। आपके ख्याल में आज के फैसले में जजेस ने फैमिलीज का ख्याल रखा? मुझे तो ऐसा ही लगता। ओके, मैं अब जरा मजीद इसकी तफसीलात भी आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनका क्या करेगा। आप वकील भी हैं और क्योंकि सियासी वर्कर भी हैं, दोनों चीज़ें आपसे मैंने बाद में पूछनी है कि फिर तरीका क्या होगा। हसनात मलिक साहब, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? एक तो डिसीजन की आप तरह कोर्ट रिपोर्टिंग इतने अरसे से करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डिसीजन से आपको, बल्कि हमारे कुछ सीनियर वकला तो अब ये तक कहते हैं कि आप लोग लॉ टर्म्स को इतना अच्छा समझ गए कि समटाइम वकील कंफ्यूज हो रहे थे। आपके ख्याल में कितनी बड़ी जजमेंट है, कितनी अहम जजमेंट है, कीपिंग इन द माइंड कि स्टेट ने 9 मई वाक़े को 9/11 करार दिया था? योर टेक ऑन। मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट है और इस बेंच से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। जस्टिस एजाज या दूसरे जजेस जो इस बेंच में हैं, उन्होंने सियासतदानों के ख़िलाफ़ तो फैसले दिए हैं, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं, बहुत से कवानीन स्ट्राइक डाउन किए हैं, लेकिन ये बार बार उन पर सवाल उठता था कि जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता है तो ये जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। तो आज बड़ा वाज़ेह मैसेज, बल्कि ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 56 साल पुराने कवानीन जिनके तहत सिविलियन को ट्रायल होता रहा है और माजी से, उनको स्ट्राइक डाउन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सिंबॉलिकली मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक जजमेंट है। बाकी अब एक है कि इसमें अपील फाइल होगी और 14 दिन में वो लार्जर बेंच होगा, और वो लार्जर बेंच देखना होगा कि फाइनलिटी तो वो होगी जजमेंट की। अच्छा, फाइनलिटी अटेन तो जब होगी, अब वफाकी हुकूमत अपील में जाएगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें तो लाजमी वफाकी हुकूमत जब अपील में जाएगी, मैं क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, आपको क्या लगता है कितनी स्पेस होगी जो दूसरा बेंच होगा या बड़ा बेंच होगा, या उनके पास कितनी स्पेस होगी कि वो इस फैसले से अपने आप को अलहदा कर लें? देखिए, अपील में तो पूरा केस ही दोबारा देखा जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा इन हालात में। एक तो ये है कि किसी भी जज के लिए मिलिट्री जस्टिस, मिलिट्री ट्रायल बड़ा मुश्किल है, ये नहीं, इसको मानना बड़ा मुश्किल है। हम ये देख रहे थे कि ज़्यादातर में भी इनको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ तो कवानीन को उड़ा दिया गया, वो जो 56 साल से लोग। लेकिन अपील में तो मैं जिस तरह आपसे कहा ना कि बेंच भी मुख्तलिफ होगा, बड़ा होगा, बिल्कुल, तो फिर लेकिन चांसेस मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होंगे। बहुत ज़्यादा बार का, सिविल सोसाइटी का प्रेशर और लोगों का भी बड़ा। तो उसकी वजह कानूनी होगी या बरादरी होगी? देखिए, कानूनी तौर पे जैसे मैंने बताया कि जिस आपने कहा ना बार्स की आपने बात की है कि बार्स भी हो सकती हैं और भी रीजंस हो सकते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी, जिस तरह अभी उस्मान साहबा कह रही थी, कोई भी फौजी अदालतों में ट्रायल की नहीं सपोर्ट कर सकता, और इन जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इनको छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि इनको आप
ऑर्डिनरी लॉज में, बेशक एटीसी में। अच्छा, मजे की बात है, इन लास्ट 4-5 डेकेड्स व्हाट वाज दैट? वो क्या था जो पिछली कई दिहाइयों से फौजी अदालतों में होता रहा है? बिल्कुल, अब ये देखें, ये भी सारी चीजें अब सवाल उठेगा, वो तो पास्ट एंड क्लोज हो गया, लेकिन इसमें एक और जो बड़ा मामला है उसमें देखना है दो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर, एक कुलभूषण का केस है और दूसरा शकील अफरीदी का केस। इन केसेस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका इफेक्ट होगा। वहाँ भी यही सवाल उठ रहा था कि मिलिट्री ट्रायल में ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो होता। अब देखना है कि रीजनिंग क्या है, इस इन्होंने तो कानून ही सारा कलदम करा दिया गया, तो वो केसेस जो अब हाई कोर्ट में कुलभूषण का केस है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये वो चीजें थी जो उस वक्त बार बार अटॉर्नी जनरल भी कह रहे थे कि इस कुलभूषण तो सिविलियन नहीं था ना, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी था। वही बात है, उनकी तो तरफ से सिविलियन, ये शकील अफरीदी को चलें देख लें। तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस केस उसका इफेक्ट होगा और रियासत को उस चीज़ पे थे कंसर्न के वो केस इफेक्ट होंगे हमारे, इसी वजह से हम अपील का हक नहीं दे रहे। बट अब उनका होगा, ठीक है, वो दो केसेस तो आपने पर्टिकुलरली बता दिए, जो इतने लोग क्या वो जस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ही कहलाएगा क्या? बिल्कुल, अब जितने केस देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तो हुई ना अमेंडमेंट जिसके तहत फौजी अदालतों में लोगों को सजाएं हुई, वो तो अलग बात, लेकिन उसके बाद जो सिविलियन ट्राई हुई है वो सारे इस जजमेंट को लेके उनको फायदा होगा। खान साहब के दौर में 20 से 25 लोगों को बिल्कुल सबको फायदा होगा मेरे ख्याल में। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं, जो जिनके केसेस अभी हैं किसी जगह भी पेंडिंग है तो वो उनको फायदा होगा। लेकिन वो शिक की जब उड़ा दी जिसके तहत ये मुकदमे चले, ये हमारे सामने लिखी हुई है ये दोनों चीज़ें, ये 59(4) को भी कलअदम करार दे दिया है आर्मी एक्ट की और 21(d) को, तो फिर कैसे वो रह जाएगा मामला जो जिनको सजा हो चुकी है? देखिए, सजा जो है ये अब जिनके मैटर पेंडिंग है किसी फोरम पे वो एक तो पेंडिंग से मुराद हियरिंग हो रही है, केस चल रहा है, ये आप कह रहे हैं ना, जिन्हें हो भी चुकी है वो फाइनल अथॉरिटी जिनकी होगी है, मेरा ख्याल है कि वो केस तो पास्ट एंड क्लोज होगी, निज़ाम इंसाफ के बोझ तले दब जाएंगे वो। अब उनका बड़ा मुश्किल है कि जो अब देखें बहुत से लोग हैं जिनकी सजाएं हुई वो सजाएं भुगत भी चुके। सिविलियन असल मामला है कि सिविलियन को प्रोटेक्ट किया गया। अब ये सिविलियन कोई भी बड़ा मुश्किल है कि जी अजमल साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि सिविलियंस की भी कैटेगरी देखें ना। एक तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं सिविलियंस, वो नहीं करते, वो कोर कमांडर हाउस में नहीं घुसते, वो फौजी तनसीबात को आग नहीं लगाते, वो अस्करी टावर को आग नहीं लगाते, वो जाकर जो है वो बाकी जहाजों को आग नहीं लगाते, वो ये नहीं करते, वो सिविलियंस हैं। लेकिन अगर कोई सिविलियन खुद जाके प्रेमिसेस में घुस रहा है फौजी तनसीबात वाली में, या वो GHQ के अंदर घुस रहा है, तो फिर उसका क्या करें? उसके ऊपर वो सिविलियन जो है उसको अब ATC की जो कार्रवाई है जरा वो देखिए ना। यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ रिमांड मांगा जाता है कि जिनकी ऑडियोज मौजूद हैं जिसके अंदर ये लोगों को ले जा भी रही हैं और फिर कह रही है हमने कब तक बैठना है, सारा काम हो गया अब हम चले जाएं, और वो कह रहे हैं हमने वॉइस मैच करानी है। मोहतरमा जो वहां पे जज साहिबा है वो केस ही खत्म कर देती हैं, यानी 9-10 मई उनके मुताबिक शायद हुआ ही नहीं, और केस ही खत्म कर देती है एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। ये अगर ये तरीकाकार है, और फिर ये मैंने जैसे गुजारिश कर रही थी, पता नहीं मेरी आवाज आई कि नहीं, पार्लियामेंट इस हवाले से एक मुत्तफिका करारदाद पास कर चुकी है कि 9 और 10 मई के मुल्जमान का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। ये शह देने वाली बात है आदिल, आप शह दे रहे हैं सिविलियंस को कि हाँ सिविलियंस जो है, क्योंकि वो सिविलियंस है इसलिए वो किसी भी जो है वो तनसीबात में घुस जाए, GHQ में घुस जाए, वो बरीउज़्ज़मा है। ऐसे कैसे होता है भाई? आप ये बताइए कि जो आपको याद होगा ये समरी ट्रायल्स करना, ये जो है वो जल्दी से ये सजाएं देना, आपको पता है यूके में रॉयट्स हुए थे, वहां पर जो है वो लूट मार हुई थी, 24 घंटों के अंदर अगलों ने समरी ट्रायल करके वो फारिग कर दिया था। फिर कैपिटल हिल जो है वाशिंगटन का, वहां पर हमला किया जो है लोगों ने, उन्होंने वहां पे समरी ट्रायल के साथ सिर्फ नैन्सी पेलोसी की कुर्सी के ऊपर बैठकर टेबल पे टांगे रखने वाले को 14 साल सजा दी है। कमाल बात कर रहे हैं आप लोग। ऐसे किसी मुल्क में मुझे बता दीजिए ये हुआ हो, और वहां पे आप कहें कि नहीं ये सिविलियन जो है ना, चूंकि सिविलियन है इसको छुट्टी है कि लंदन राइट्स पे उन्होंने फुटेजेस निकाली, कैमरा से सारी फुटेजेस निकाली, 72 आवर्स के अंदर जो है वो सारों को फिट कर दिया। इस चीज की मुखालफत नहीं कर रहा कि मेरा ख्याल है कि ये जजेस भी इन्होंने क्लीन चिट नहीं दी, और ATC में सजाएं ज्यादा हैं, आर्मी मिलिट्री कोर्ट में तो सजा 2 साल ज्यादा होगी, वहाँ 6 और 7 साल। मैं अख्तर औसाद साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये मिलिट्री भी तो पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, ये कोई इंडियन या अमेरिकन मिलिट्री तो नहीं है कि अगर उसमें ट्रायल होगा तो वो जरूरी है कि वो गलत ही होगा। और वो उनकी ये भी राय थी, वो कह रहे थे कि बहुत
जल्दी की है जजेस ने फैसला करने में, आपको लगता है कि ऐसा हुआ? देखिए, बात यह है कि इसमें अगर अपील का हक, पहले एक ऑफर दी गई हुकूमत को कि क्या अगर इस पे अपील दी जाए, अब ड्यू प्रोसेस 10 आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कोशिश करें अशतर और साहब को अगर लाइन पे ले सकें। जी, वो कहा गया कि नहीं, उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। ये अलग बात है कि ये जो कवानीन उड़ाए गए हैं दो, मगर वो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट ने भी इसको एंडोर्स किया था। पार्लियामेंट ने, मैं ये कह रहा हूँ कि सिविलियन सिस्टम में ATC से अच्छा सिस्टम जो है कि 25 दिन के अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड कर, तो वहाँ भी इनकी सजाएं ज्यादा होंगी। क्या जरूरी है कि कोई डेटरेंस ये है कि फौजी अदालतों में ही होना चाहिए? आजमा साहबा, मुझे हसनाद साहब ATC के अंदर केस चल रहा है ना 9 मई का, मुझे ये बताइए कि आज तक अभी तक चार्ज तक फ्रेम नहीं हुआ है, रिपोर्ट जमा हो गई है, GIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, फोरेंसिक जो है वो करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक केस वहीं का वहीं खड़ा है। जी चले, ठीक है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है। मेरे ख्याल में ATC एक अच्छा लॉ है, उसके तहत सख्त सजाएं और बल्कि जल्दी एक्सपीडिशियसली हो सकती हैं। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप मिलिट्री को इसमें इन्वॉल्व करके उनको कंट्रोल चलते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। ज़रा उनकी भी इस मामले पे राय लेते हैं। हाफिज साहब, ज़रा बताइएगा कि आज एक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब इसकी अपील के लिए कितनी स्पेस रह गई है, यानी कितना रिलीफ कोई रह गया है मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर मिलिट्री के लिए? और दूसरी बात ये बताइएगा कि ये जो इस फैसले की जो जुरिस्प्रूडेंस है, ये कितना मुख्तलिफ है या उसके मुताबिक है आज का फैसला, जो एक प्रेसिडेंट चली आ रही है, जो मुरवजा कानून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। आपका पहला एस्पेक्ट पहले पे आ जाते हैं कि जी ये चूंकि फैसला आ गया है और इस फैसले की डिटेल रीजन डेफिनेटली कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएंगी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो 2023 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट कर दिया है। अब इस फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं आएगा, क्योंकि रिव्यू का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, और इसी को पार्लियामेंट ने एड्रेस किया आर्टिकल 188 के नीचे। तो अब ये इसकी सेक्शन 5 के नीचे अपील जाएगी और वो एक लार्जर बेंच सुनेगा, और ये जो जजेस है जिन्होंने फैसला किया हुआ है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग आर्टिकल 184(3) के इनिशिएट हुई थी, ये उसका बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे है कि वो 6 मेंबर्स बेंच बनाते हैं, 7 मेंबर्स बनाते हैं, 8 मेंबर्स बनाते हैं, 9 मेंबर्स बनाते हैं। ये अब उनके डिस्कशन पे आएगा कि उसका फैसला क्या करते हैं। और अपील के अंदर एक लार्जर स्कोप है, दोबारा नए सिरे से केस सुना जाएगा, गवर्नमेंट को पूरा मौका मिलेगा, दूसरी साइड्स को भी अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद एक फाइनल जो है वो फैसला आएगा। ये तो एक इसका एस्पेक्ट। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जो आज जूरिस्प्रूडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 21D के अंदर जाके की है, ये सेक्शन 59(4) के अंदर, वो 67 से जो ये लेजिस्लेशन आई थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री एक्ट के अंदर, क्योंकि उससे पहले ये 2 अमेंडमेंट्स जो थी वो मिलिट्री एक्ट के अंदर नहीं थी, और 1967 के अंदर ये अमेंडमेंट्स जो इंट्रोड्यूस की गई, और पहली दफा ये कहा गया कि जो शख्स परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है पाकिस्तान आर्मी का या नेवी का या आपका एयर फोर्स का, अगर उसके अलावा सिविलियन जो है वो कोई भी जुर्म करता है और वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड है या मिलिट्री एक्ट या नेवी और आपका एयर फोर्स की वायलेशन है, तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाता है, और तीनों की अपनी अपनी जो है वो जुरिस्डिक्शंस भी हैं और अपनी प्रोविजंस भी मौजूद हैं इन लॉज की। अब ये मामला जो था वो 1967 के बाद 1968 के अंदर लाहौर के अंदर ये अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा कि जी आप चूंकि बड़ी अदालत है, आप इसको सुने, और अपील भी इसके खिलाफ फाइल होगी। अब इस दौरान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 8 की, उसके अंदर ये है कि कोई भी अगर आपने लॉ को इनवैलिड करना है या अल्ट्रा वायलेंस करना है, तो आप आर्टिकल 8 के नीचे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसके नीचे जाके आप चैलेंज करते हैं कि जी आर्टिकल 8 है, 9 है, 4 है, 11 है, 12 है, 25 है। आगे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इसके अंदर आर्टिकल 8(3) जो है वो इंट्रोड्यूस किया,
और जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ थे और ये आपके मिलिट्री लॉ जो तीनों थे उनको एक्सेप्शन में डाल दिया और कहा गया कि आर्टिकल 8 की बुनियाद के ऊपर ये लॉज जो है इनको आप स्ट्राइक डाउन या आपको इनवैलिड या अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते। उसके बाद ये मामला जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स बेंच इस पे बैठा और उस दौर के चीफ जस्टिस हमूद रहमान साहब जो थे उन्होंने इस केस को सुना और उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ भी नहीं है और जुडिशियल रिव्यू जो है अंडर आर्टिकल 199 हो सकता है। राइट, तो आपके ख्याल में अपील में ये स्कोप है और अपील में जो है ये मामला टर्न डाउन हो सकता है? वो इसलिए ज्यादा इसके चांसेस ये हैं कि 1975 से लेकर 96 में जजमेंट आई, फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट दे के इनको वैलिडेट किया, फिर 11/6 की जजमेंट जो थी वो आपकी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आई, फिर 2017 के अंदर जब चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया और उसके नीचे ट्रायल्स हुए और 45 ईयर से पाकिस्तान के अंदर ये लॉज भी चल रहा है, अमेंडमेंट्स भी हैं, भी मौजूद है। पॉइंट टेकन सर। यही बात अभी हम प्रोग्राम में कर रहे थे कि ये जो पिछले 4-5 दिहाइयों से हो रहा था तो वो उस क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? पंजोता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर लेट, आप जो है काफी देर से आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत जी मैं फंस गया था। अच्छा जी, तो ठीक हो गई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, वो जरूरी थी। खुश हैं आज के फैसले से आप? जी बिल्कुल खुश हैं, और जो मियां साहब वाला फैसला है उसके ऊपर जो है खुश नहीं है, रंजीदा है, बिल्कुल रंजीदा है। अच्छा, ये अभी आप सुन रहे होंगे हाफिज एहसान साहब को कि 40-45 साल से एक मसला चल रहा है, कई एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। हाँ जी, 56 साल। तो कई एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने जिसके तहत वो बताते हैं कि जी ये सारा प्रोसेस चलता रहा है, तो ये हाईकोर्ट जब ये लार्जर बेंच बना या अपील में गए तो ये मसला टर्न डाउन हो जाएगा। देखें, सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद हो आप सबको कि एक आइन की सुपरमेसी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। देखें, ये सिर्फ मेरा या आपका मसला नहीं था, ये हर उस शख्स का मसला था जो कि आने वाले अदवार में भी इसी तरह से कोई अगर मामला होता तो सबके ट्रायल इसी तरह, आपका भाई, किसी के रिश्तेदार हो सकता है। वो जो खान साहब के दौर में 25 बंदों का ट्रायल हुआ था वो भी जो है वो आपके ख्याल में बड़ी ज्यादती हो गई थी? कौन सा जी? उनकी गवर्नमेंट में भी तो 25 बंदों का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। देखिए, मिलिट्री ट्रायल के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बड़ी इसके ऊपर वाज़ह है। अब नहीं, मैं बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, वो ज्यादती हुई थी। मैं बताता हूँ जी। 6 लोग जो हैं वो पहले उनका ट्रायल शुरू हुआ, फिर 10 लोगों का शुरू हुआ वहाँ पर जो है KP में। अटॉर्नी जनरल साहब ने इंश्योरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि किसी तरह से अगर ट्रायल स्टार्ट होने लगेगा तो हम पहले कोर्ट को एतमाद में लेंगे। तो उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कैसे होता है कि एक कर्नल साहब होते हैं, साथ 2 मेजर होते हैं, और जब सवाल जवाब और सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो बार बार ब्रेक जो है वो जो कोर्ट बैठी है फैसला आ गया, फिर ट्रायल कैसे हो सकता है? फैसला आ गया, जो बंदा कानून को जानता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसका बड़ा एहतराम है। अब आगे अपील देखना है हमने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 25 लोगों को खान साहब के दौर में मिलिट्री ट्रायल हुआ वो ज्यादती हुई और उस वक्त तहरीके इंसाफ ने इस मसले पर आवाज क्यों नहीं उठाई? ये 2 सवाल है मेरे सीधे आपसे स्ट्रेट। देखिए, मैंने आपके फैसले को तस्लीम, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम, आगे का भी हम मानते हैं कि आगे क्या होना है उस पर भी हम बहस करें, लेकिन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि क्या 9 मई के बाद आप लोगों को ये एहसास हुआ कि मिलिट्री कोर्ट में चलने वाले मामला खराब? देखिए, हर टाइम एहसास और हर टाइम होना चाहिए, और कौन कहता है कि एहसास नहीं होना चाहिए कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता? तो इसके ऊपर बिल्कुल 25 लोगों को गलत सजा हुई है। देखिए, मुझे ये बताएं, मुझे उस वाक़े का नहीं पता क्योंकि मैं 25 बंदों का ट्रायल हुआ, इत्तलात, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, हुआ कि क्या मामला था? मिलिट्री कोर्ट्स में ना, और नहीं, किस हवाले से, कौन लोग थे वो? सर सिविलियन ही होंगे ना, और कौन? नहीं, तो बताएं ना मुझे बताएंगे तो फिर मैं ओपिनियन दे सकूंगा ना। एग्जैक्ट मेरे सामने रखें। मेरा सिंपल सवाल है, सिविलियन थे, उनका ठीक था या नहीं हो सकता जी? नहीं, किसी तरह सिविलियन का ट्रायल उस वक्त इस तरह से, जैसे आपकी जमात ने इस पर आवाज नहीं उठाई, ना पिटीशन की, ना फैसला को चैलेंज किया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो कौन लोग थे। आप मुझे बताएं। जी, मैं नईम साहब को बता देती हूँ। वो लोग थे जिन्होंने कभी कोई कमेंट किया था, वो उनमें से किसी का रोल 9 और 10 मई वाला नहीं था। उनका ज्यादा से ज्यादा रोल जो है ये कि उसने कुछ लिख दिया, उसका ज्यादा से ज्यादा रोल ये था कि उसने कोई तकरीर कर दी, उसका ज्यादा से ज्यादा रोल ये था कि उसकी कोई तंजीम बनी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी का वो रोल नहीं था। जो 9 और 10 मई का रोल इमरान खान साहब और उनके साथियों का था, उसके बावजूद उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, उनके ऊपर सजाएं एग्जीक्यूट हुई और आज भी हो रही हैं। मेरे भाई ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो है वो देखिए ना, आईनी सुपरमेसी आईनी सुपरमेसी की आज जो है वो जीत हो गई। मुझे ये बताइए कि ये फौज जो है ये बाहर की है, ये आईनी सुपरमेसी, ये हमारा आईन ये नहीं कहता
कि आप अगर फौजी जो है वो किसी सिविलियन के साथ ज्यादती करे, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सिविलियन जो है वो घुस जाए जाके तंसीबात के अंदर, उनका जहाज जला दे, उनकी मुजस्मे जो है वो कर दे, GHQ के अंदर घुस जाए, तालिबान वाला रोल एग्जैक्टली ये प्ले करें, फिर उनको छुट्टी होनी चाहिए, उनका क्या करेंगे? तो ओके, एक तो ये भी, दूसरी चीज ये है कि देखिए सवाल हम ये उठा रहे हैं ना, हम अभी सही गलत की बहस में नहीं जा रहे, किसका केस क्या था इसमें भी नहीं जा रहे, हम ये जा रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल क्या मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर उसकी मजम्मत करते हैं ना हम, जो 25 हैं बिल्कुल हुए थे, सही। और उन्होंने सवाल ये उठाया, उन्होंने कहा कि वो तो छोटे छोटे बयानात थे, यहाँ तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए बात यह है कि मिसाल के तौर पर पहली बात तो यह है कि इंडिपेंडेंट तहकीकात की हमेशा हमने बात की है, 9 मई के हवाले से हमेशा ये एक वो क्रैक डाउन और सारा किया भी गया, और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट तहकीकात होंगी तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि कैमरे किसने उतारे, किसने उकसाया, कौन लेके गया, कितने लोग गए। हम तो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक होना चाहिए। किसी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा हो कि जाएं और जाकर हमला करें, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके ऊपर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कभी किसी को रोक। पीसफुल प्रोटेस्ट हर शहरी का हक है और वो कर सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रेड जोन के अंदर हमले किए गए, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी गई, उसके ऊपर क्या हुआ? बिल्कुल सारे फिर रहे हैं। उसके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पूरा क्रैक डाउन कर दी जाए, साइफर भी केस डाल दिया जाए, तोशाखाना भी डाल दिया, दफ़ा 144 की भी पर्चे डाल दिए, कोई ऐसा नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो सिविल, आप इनके दौर की बात करें, जब PMLN के दौर की मैं बात अटैक हुआ था, जी बिल्कुल 97 में हुआ था ना जी। तो बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ PTI और उसके ऊपर बात है। यहाँ पर मामला ये था कि क्या फेयर ट्रायल हो सकता है। हुए थे सारे जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, अख्तर रसूल, तारिक अजीज और बहुत जो जिन के नाम थे उसके अंदर, वो उस वक्त नायल हो गए थे। बिल्कुल नहीं नायल हुए थे, तो बाकी नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ का क्या बना था? क्या ऐसे ही हुआ था कि जनाब आपको जो है वो तायात जो है वो अंदर रखा जाएगा, आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जाएगा और आपको जो है बिल्कुल साइड पे और उन पे वो पार्टी नहीं हुआ ना, अगर उन पे प्रूव होता तो फिर ज़ाहिर सवाल। बात वही है ना कि अभी क्या प्रूव हो गया? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं कह रहा प्रूव हुआ, लेकिन बात ये कि केस तो चलना चाहिए। अभी इमरान खान साहब के ऊपर भी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये पहले से कहते हैं कि इसे साइड पे कर दो, इसे इलेक्शन के अंदर पाबंदी है, जलसे की इजाजत मिलती है, क्रैक डाउन होता है, दूसरी तरफ करक में जलसा किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं जी, और इधर प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर आज भी हमने देखा कि गाड़ियां मरीज में जनाब गई हैं, साथ प्रोटोकॉल है। दूसरी तरफ इमरान खान की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आ रहा। अगले दिन वो लगी हुई थी, वो जो है लिस्ट से कैंसिल कर दी गई और उसके ऊपर फैसला नहीं किया जा रहा। और इमरान खान अपनी सिक्योरिटी पूरे पाकिस्तान में अदालतों में फिरता है। साइफर का मसला भी डिस्कस करना है। वो कहते हैं जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप लोगों को जल से खुले करने की इजाजत दी जा रही है और हम पे क्रैकडाउन होता है, तो ये कौन सा जो है। और ये भी बता दें कि इमरान खान उस वक्त जो है अंडर ट्रायल जो है वो उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम था, ये नहीं था कि वो कन्विक्टेड थे, और कन्विक्टेड को ये प्रोटोकॉल असर है, इसके ऊपर भी बताएं आजमा साहब। देखिए पहले तो मेरी बात यह है कि प्यारे भाई को ये बता दें कि ये जो 9 और 10 मई है, इसके ऊपर एक JIT बनी, JIT के साथ जो है वो पूरी फोरेंसिक तक अटैच्ड है, पूरी एक साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट्स जो है वो ATC के अंदर जो है वो जमा करा दी गई। और इमरान खान वो कह रहे हैं कहाँ इमरान खान ने, मैं भाई बता देती हूँ आपको, शायद याद नहीं, इमरान खान ने कहा अगर देखे रेंजर मुझे पकड़ेगी तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा ना, ये एक इमरान खान ने कहा। दूसरा इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे लीडरों और वर्करों को पता होगा कि जो है वो क्या हुआ और किसने ये प्लान किया। दूसरी बात यह है कि जाज चौधरी साहब आप ही की पार्टी से थे कि नहीं, जिन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी अपने बेटे के साथ फोन के ऊपर, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम सब कुछ जो है वो गिराए हैं। यास्मीन राशिद साहबा जो है वो बाकायदा खवातीन के साथ वो लोगों को वहां ले जाती हैं और ले जाकर जो है वो खूब उनको अंदर दादागिरी करने देती हैं, और तहकीकात बिल्कुल तहकीकात हो चुकी है। अब मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आपको याद होना चाहिए। मैं आदल आपको याद कराती हूँ, इमरान महबूब एक आदमी है, वो उसने सूट वूट पहना हुआ था, वो सबसे पहला आदमी था जो गेट पे जाके बात कर रहा था कोर कमांडर हाउस लाहौर में। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, ये एजेंसियों का आदमी था, ये वो इनका खुद का कारकुन निकला, वो भी इस वक्त अंडर अरेस्ट है, और उसकी कोई फौजी बैकग्राउंड भी है, बाय द वे किसी का दमाद शमात भी है। सो इसलिए ये मीडिया का दौर है, इससे आप छुप नहीं सकते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे हमले की जो बात की, सुप्रीम कोर्ट पे क्या हमला हुआ था नईम साहब, याद है आपको? मैं याद करा देती हूँ। उसमें यह हुआ था कि लोग फलांग कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे, उसके ऊपर लोगों का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया गया था। उनमें से वहां किसी ने किसी को आग लगा दी थी, किसी अदालत को आग लगा दी गई थी, किसी जज को नुकसान पहुंचाया गया था। ये बात मैंने कर ली है। जो है वो ये कोई ऐसी साजिश की गई थी, बगावत कराने की कोशिश की गई थी, फिर तो चले और बात। 30 सेकंड फिर मैंने जरा अगले टॉपिक की तरफ मैं पहले भी गुजारिश जी पॉइंट टेकन आजमा साहब। इमरान खान JIT के सामने पेश हुए, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि कोई सबूत लेकर आए जिसमें मैंने ये कहा हो कि तोड़ फोड़ करें, जलाओ गिराओ करें, पुरअमन एहतजाज बता
दें कि किस जगह पे कोई नो गो एरिया है। और दूसरे नंबर पर इन्होंने जो मैंने सवाल किया नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कोई इन्होंने जवाब दिया है कि वही रजिस्ट्रार ऑफिस जो है नोटिफिकेशन करता है कि किसी सूरत जो है वो बायोमेट्रिक नहीं हो सकती जब तक बंदा अदालत के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो कैसे वो जाकर जो है वो बायोमेट्रिक मशीनें जो है वो वहां पर पहुंच गई और एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें वेलकम किया गया और बायोमेट्रिक लगाएगी, कोई जवाब नहीं दे रहा। हसनान साहब आज जो आदिल मुझे आपने इंटरप्ट कर दिया था, मुझे ये जवाब देना है। नहीं मैं आपका पूरा पॉइंट लिया था। असल में मसला ये कि थोड़ा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप 30 सेकंड। मैं इमरान खान की बात कर, इनके केस पे बात कर ली, मुझे इसके ऊपर बात करनी है मियां साहब की बात के ऊपर। अजीब बात यह है कि अभी भी इनको मियां साहब के ऊपर केस की जो है बात करते हुए इनको खौफे खुदा नहीं आता। इमरान खान खुद लिख के सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में लिख के भेज चुका है। 3 अदवार में आए, मुल्क लूट के खा गए, मुल्क को कंगला कर दिया है। हमें शर्म नहीं आ रहा, उसको शर्म नहीं आ रहा कि चोरी करके फिर बाहर चला जाता है, कौम से 50 रुपए के स्टाम्प की बात करके फिर 4 साल आता नहीं है, बेगौड़ा बन जाता है, स्टारी बन जाता है और फिर जनाब उसको वेलकम किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की 16 महीने हुकूमत रही, वो किस कानून के तहत उसे मिलता रहा और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया? वो वजीर आज़म का बेशक भाई उसका था, मुजरिम को उसको कहता कि गिरफ्तार करो। चले उन्हें मुकम्मल स्टेटमेंट्स का नहीं पता आपको, मेरे लीडर के बारे में कैसे पता होगा? मैंने आपको स्टेटमेंट्स याद कराई, आपको तो ये भी नहीं पता था कि इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि लीडरों ने किया होगा और उसने कहा मुझे अरेस्ट करेंगे तो यही होगा। मेरी बात पूरी सुन तो लेना। आपको अगर आपने इल्जामात लगाए हैं तो प्यारे भाई दूसरी तरफ हौसले से बात सुन ले। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान पूरे लाओ लश्कर के साथ पूरा, आपको पता ही नहीं है, पिटीशनें भी डालते रहे कि जो साबिक वज़ीर आज़म का जो होता है ना प्रोटोकॉल, वो इमरान खान को दिया जाए। अभी तक पेंडिंग पूरे लाओ लश्कर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला कराता है जब उसको फर्दे जुर्म आयद करने के लिए कहा जाता है। हमला उनके ऊपर होता है मैडम, वजीराबाद में आप लोग करवाते हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आप लोग करवाते हैं, जेल के अंदर इस्लामी जो है वो रख के सलमान रश्दी का वकील है वो अटैक करवाने की आप कोशिश करते हैं। आप अपना बताएं, हेलीकॉप्टर में किसने तेल जो है वो गलत डाला था? हकायक बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। आपके मुसलसल बोलने से और बात बंदा, मैंने आपकी हौसले से सुन लेती हूँ ना, आप लोगों में पता नहीं हौसला क्यों नहीं है। मैंने आपके तमाम इल्जामात हौसले से सुन लिए। हौसला कैसे आएगा? मुल्क को खा गया। अच्छा मुझे इनको कंप्लीट करने दें। मैंने फिर क्योंकि साइफर का केस और इलेक्शन फेज डिस्कस करना है, जरा इनको कंप्लीट करने दें। जी अज़मा साहबा क्विकली जरा कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपकी बारी में नहीं बोलती, मैं आपके तमाम इल्जामात वन साइडेड सुन लेती हूँ। आप भी हौसला पैदा कर लो थोड़ा सा। ठीक अज़मा साहबा, वक्त थोड़ा सा कम है। इतराफ कर चुका है कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने जो उस वक्त की थी उसने सजा दिलाई। ये जो जिस केस की बात करते हैं, जिसके अंदर जो आज भी मियां साहब को जो ये कहते हैं सजा याफ्ता है, उसी केस के अंदर जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ एक डिवीजन बेंच जो है वो बैठकर इस केस के अंदर मरियम नवाज की बरियत के अंदर इस केस के ऊपर डिस्कशन कर चुका है। वो इसके फैक्ट्स बता चुका है और वो उसके ऊपर वो कह रहा है कि मरियम नवाज की बैटमेंट बनती थी क्योंकि मियां साहब का केस नहीं था। आपको अभी भी खौफ है खुदा? अभी भी आपको नहीं पता प्रोजेक्ट? हसनान साहब जरा मुझे इसके ऊपर बताइएगा, ये साइफर वाला मामला है, आज दोनों पर, शाह महमूद साहब पर और खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चार्जशीट बड़ी वाज़ेह है, जो मरकज़ी गवाह आज़म खान साहब उनका बयान जो है वो भी बड़ा वाज़ेह है। ये ट्रायल ज़्यादा से ज़्यादा आपके ख्याल में कितने टाइम में कंक्लूड हो सकता है, जो आपने केसेस देखे हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए क्योंकि ये ट्रायल मैं तो नहीं इसको कवर, एक तो ये जेल में है, अब इन कैमरा है, हमें अंदाज़ा भी नहीं। जिस स्पीड से चल रहा है मामला, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये महीने में कंक्लूड हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में ये कंक्लूड हो सकता है, क्योंकि वो जो एडजमेंट ये वो उस तरह तो मिल नहीं रही। अमूमन फौजदारी केसेस में वकला की तरफ से कोई होता है कि जी हमें थोड़ा टाइम देंगे, वो तो वो उस तरह लग रहा है कि बज़ाहिर इस केस में नहीं लग रहा, और ये इलेक्शन से पहले तो कम अज़ कम इसका फैसला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है वो हमें माइनस होते हुए और एक जो है वो जो मामला दिख रहे हैं प्लस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो साइफर के अंदर चार्जशीट है, इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? बिकॉज ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं, उन्होंने साइफर का इस्तेमाल किया है, साइफर को जलसे में लहराया है, पॉलिटिकल अपने गेंस के लिए इस्तेमाल किया है और बताया उस साइफर को बेस बनाया है कह देखें मेरे पास वो कागज़ का टुकड़ा है, वो साइफर है जिसके अंदर जो है इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जिसको वो कैसे, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर? देखिए बात यह है कि पहले ये कहा गया कि किसी तरह से साइफर आया नहीं, ये पहले इल्ज़ाम था, नंबर 1। नंबर 2 ये इल्ज़ाम था कि साइफर आया है और पॉलिटिकल कमेंट्री को ना देखें ना, आपका ओपोनेंट क्या कह रहा था, पॉलिटिकल लीडर, वो तो आप दोनों एफआईआर पे आ जाएं सर, एफआईआर पे आ जाए ना, ठीक है एफआईआर पे आ जाए। एफआईआर के अंदर इल्ज़ाम क्या है? एफआईआर के अंदर इल्ज़ाम है कि साइफर जो है वो इनके पास गया और उन्होंने उसको अपने पास रखा और अपना वर्जन जो है यानी कि उसको अपने अंदाज में जो है वो करके अपने पास रखा और फिर जो है उसको चोरी कर लिया, वापस नहीं किया और उसको मिसयूज़ किया, फिर जलसे में लहराया
और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे जो है कौमी जो सलामती है वो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हुई और किसी और मुल्क को फ़ायदा हुआ। पहली बात, साइफर जब बाहर से ये कहते हैं आया है, किसी और मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए, उसका नुकसान हुआ। अच्छा, नुकसान हुआ, पहली बात। फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा भी कहते हैं ना कि फ़ायदा हुआ है ना, फ़ायदा तो सियासी तौर पर हो सकता है। तो अगर आप एक मुल्क के साइफर को, चाहे उसमें जो कुछ भी लैंग्वेज है, ठीक है गलत है, ये बहस हो सकती है, पता चलना चाहिए क्या है, लेकिन एक आपका बायलैटरल रिलेशनशिप तो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, इसके अंदर ये खुद ही कह रहे हैं कि इसको इन्होंने अपने अंदाज से जो है वो चेंज किया, यानी कि वर्जन उसका चेंज किया अपने अंदाज से। जब अपने अंदाज से कह रहे हैं सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है स्टेट्स की, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। सुन लें, नहीं वो तो फिर बात ही खत्म होगी। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अंदाज से बात कर ली, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बाहर से आया उसको ओरिजिनल नहीं हमने किया, हमने चेंज किया, तो फिर केस ही खत्म हो गया। मगर आपने अब आगे आ जाएं, हम ये कहते हैं कि साइफर आया, उसको डिक्लासिफाइड किया गया, और जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी 2 दफ़ा जो नवाज शरीफ के दौर में भी हुई, उसमें बात ये एडमिट की गई। अब तो असद मजीद का बयान आ गया है, उसने कहा है कि मैंने इन्हें मशवरा दिया और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डी मार्च हुआ। समझ आई? असद मजीद ये कह चुके हैं कि उसके ऊपर बाकायदा डी मार्च हुआ, तो फिर बात तो खत्म हो गई ना। फिर इसका मतलब आया, धमकी हुई और हटा दिया गया। अब हो क्या रहा है? हम ये कहते हैं कि बेल वाला मामला, हम ये कहते हैं कि क्वैशमेंट जो मुकदमे को खारिज करने के हवाले से मामला या इस ट्रायल को रोकने के हवाले से, अगर ट्रायल चल ही नहीं सकता तो फिर उसके ऊपर क्यों जल्दी? लेकिन असद मजीद साहब ने ये कहा है कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, जो सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होती है, वो हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई है इसके ऊपर, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया। जी आजमा साहिबा, और दूसरी चीज ये भी आजमा साहिबा, देखिए एक एतराज तो ये होगा कि मियां साहब का बायोमेट्रिक चलकर हो जाता है आकर, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब भी आज नैब के मामले में बरी हो जाते हैं 700 से ज्यादा आमदन केस में, और इधर साइफर केस जो है वो तेजी से आगे चलता है। तो फिर ये एतराज तो आप लोगों पे जाकर बयान दे रहे हैं दोनों जगह पे, ऊपर हाई कोर्ट बेल में भी और उधर। हाँ, फिर ये एतराज फिर आप लोगों के ऊपर तो होगा ना कि एक को प्लस किया जा रहा है, एक को माइनस। अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, नईम साहब बड़े हो जाएंगे अब, और दूसरे की बात भी सुन लेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जिनको घर बैठ के बेलें मिलती रही हैं, जिनको जाली दस्तखत जो है उनके ऊपर जो है वो पकड़े जाने के बावजूद बेल मिल जाती थी, जिनको जो है वो जिस केस में आते थे उसमें भी जमानत मिल जाती थी, जो केस कभी हो सकता है उसमें भी जमानत मिल जाती थी, उनको सिर्फ बायोमेट्रिक्स पे एतराज है। यानी कमाल बात यह है कि जिनके इतने इतने बड़े कारनामे हैं उनको बायोमेट्रिक्स पे एतराज, और बायोमेट्रिक्स क्या है कि उनको अपने अदालत के सामने सरेंडर करना है। अभी जो साइफर वाली बात है, ये साइफर था ना, घड़ियां शौकिया घर ले गए थे और आपको कोई पूछेगा नहीं। ये साइफर जो है ये 3-4 लोगों को जाता है, और ये इंसान उसकी जात को नहीं जा रहा होता, ये वजीर आजम पाकिस्तान को या आर्मी चीफ पाकिस्तान को। बट ये जो पंचोता साहब कह रहे हैं जब उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो गई तो फिर साइफर तो वो नहीं रहा। मैं बात कर रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, उसकी कॉपी उसके अपने इदारे में मौजूद। आज तक जितने भी साइफर आए हैं, कोई अपने घर उसको तोशाखाना की घड़ी समझ के नहीं ले गया, उसको वो अपने अपने इदारे में वही छोड़ के गया जहाँ की वो होती है। वो कर चुके हैं कि मैंने वो खो दिया है। ये एक तो उनका घर ले जाना और उसके बाद ये खो देना। अच्छा, गाड़ियां जायज हैं, घड़ी पैसों से एक जो जायज ही नहीं है वो ली जाए, घड़ी पैसे देकर ली जाए, वो गैर कानूनी। उन्हें बात करना है, पूरी जिंदगी में घड़ी निकली है और वो भी पैसे जाएगी तरह से। अभी आप बता रहे थे कि आप बहुत सुलझे इंसान है, ना करें ना ऐसे। मेरी गुजारिश ये है कि क्या वो ऑडियो भी गलत है जिसपे ये कह रहे हैं हम इससे खेलेंगे? क्या आपने नहीं खेला पाकिस्तान के मफाद के साथ, आपने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के साथ नहीं खेला? और अंदाजा लगाइए कौमी सलामती की मीटिंग में वजीर आजम बता सकते हैं, ये तो मामले नहीं ना पाकिस्तान के थे, ये वजीर आजम थे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स में लिखा है कि कोई गद्दार हो जाए तो बताना है आपने। 3 दफा मीटिंग में कहा कि इसके ऊपर साजिश नहीं हुई है, इसकी लैंग्वेज गलत है, मुदाखलत कही जा सकती है। और असद मजीद की एक चीज को कि मेरे कहने पर डिमार्श हुआ, आगे भी वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने हमारी 1.5 साल में तो नहीं कहा, आपने पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता ना कानूनी तौर पे। नहीं, कानून तौर पे से क्या फर्क पड़ता है? सीक्रेट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, उसके मुताबिक ये चोरी जो है इल्जाम बनाया गया, उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं चल सकती, क्योंकि ये जो वकूआ हुआ है ये हुआ है पिछले जो है वो मार्च के अंदर, और ये कार्रवाई अभी जा रही है। आर्टिकल 12 वो बड़ा वाज़ेह है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के हवाले से कि जो जिस वक्त वकूआ होगा उसके मुताबिक जो है वो जो है उस वक्त का कानून लगेगा जी। और वो कानून जो कि चैलेंज हो चुका है, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने साइन ही नहीं किए, ये उसकी बात है। करतूत आज तक नहीं की किसी वजीर आजम का, कोई इतना साइकोलॉजिकली निकलवा लेना। सुप्रीम कोर्ट में साइफर जो पड़ा है तो निकलवाएं, उसकी लैंग्वेज जरा चेक करें।
शर्म की बात है। वैसे हमने हुकूमत भी गिरा दी, उसको अंदर भी डाल दिया और एक अपनी चोरी छुपाने के लिए ये जो अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 5 और 9, फिर ये क्या है? देखिए सेक्शन 5 और 9 जो है, मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ कि जो रिटेंशन वाला मामला है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम की गई, उसके तहत जो है ये चलाया जा रहा है और उसके तहत ये जुर्म है। इससे पहले जो है ये जुर्म नहीं था। और ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये 15 तारीख के बाद हुई हैं, FIR पहले दर्ज हुई है। जी अज़मा साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद जरा आप डिटेल से इस पर बात कर ले। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके पास आता है, उस पर जरा डिटेल से बात करें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जी अज़मा साहबा, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये जितना भी टेक्निकल चीजों के पीछे, इन्होंने आज तक कोई केस मेरिट पे नहीं लड़ा, ये याद रखिएगा। वो पहले तोशाखाना वाला केस हो या साइफर वाला केस है या बाकी भी जो जितने भी केस हैं, ये टेक्निकल रीजन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर इनका दामन साफ है तो केस को फाइट करें ना, वैसे फाइट करें जिस तरह की मौसूफ बातें कर रहे हैं। अब जिन्होंने असद मजीद का जो आखिरी 3 लाइनें हैं वो उनको याद ही नहीं है, वो उन पे याददाश्त इनकी खो गई है अगर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसके ऊपर बकायदा वो चार्जशीट कर रहा है। फिर असद मजीद के साथ आजम खान खुद और बाकी 26 जो वजारत खारजा के और बाकी सरकारी अफसरान हैं, वो इमरान खान के खिलाफ गवाह हैं इस केस के अंदर। और अभी भी ये जो है वो टेक्निकल चीजों पे खेलना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सारे इंतकामी जो है वो मामलात करके, आपको अच्छी तरह लॉन्च करके, आपको 3.5 साल दंदनाने का पूरा मौका देने के बाद जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है ना, उसके बाद ये किसी सूरत पे ना किसी को कुछ पूछ सकते हैं, ना किसी को कुछ बता सकते हैं, सिर्फ अपने अमाल का जवाब देना। और वो ऑडियो याद रखें जिस पर उन्हें खेलना था। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेल गए, ये पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल गए, कल्ले मांगे नहीं थे ये। चले अब वक्त थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास, मुख्तसर वक्त है। मैं एक 10 सेकंड्स की वजाहत अगर मुझे कर दें, क्योंकि मैं जरा क्योंकि दूसरी तरफ मुझे जाना है। ये जो जलसा तो आपका बड़ा कामयाब हुआ लाहौर के अंदर, लेकिन आप नीचे रही हैं, आप स्टेज पे नहीं थी। इसकी क्या मतलब क्या वजह थी, क्या रीजन थी? ये बात बहुत हो रही थी, मैंने कहा आपसे इसका जवाब ले लूं। अपने रिपोर्टर से, अपने लाहौर की ब्यूरो चीफ से पूछ लेते कि मैं कहाँ थी। मैं मीडिया कंटेनर पे थी और इस जलसे की सारी कवरेज की जिम्मेदारी मेरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत मेहनत के साथ नहीं, मगर मैं तो बराह रास्त आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरा रिपोर्टर कुछ और बता देता। मैं तो बराह रास्त आपसे पूछ लिया सवाल कि आप बताएं। रिपोर्टर अंधे नहीं होते, ना कैमरे अंधे होते, मैं कैमरों के इर्द गिर्द थी ना सारा वक्त। सारे रिपोर्टर एक जैसे भी नहीं होते ना, मैंने इसलिए आपसे बराह रास्त पूछ लिया। हसन साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के ऊपर जो आज रिमार्क्स आए ऑनरेबल जजेस के, अतर मिनुल्लाह साहब का और चीफ जस्टिस का, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जो देखिए ये तो आज बड़ा वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन 90 दिन जो है वो स्टार्ट, अभी आप कहेंगे 6 नवंबर को कंप्लीट होने हैं, वो तो नहीं, लेकिन ये कि इलेक्शन फौरी होंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया और जैसे अतर मिनुल्लाह फौरी से मतलब जल्द अज जल्द होंगे, जल्द अज जल्द। जैसे अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से ये था कि आइन में बड़ा वाज़ेह है 90 दिन के अंदर इंतखाबात। अब अगर इस पर VN की वायलेशन हुई है तो ज़िम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमारे हवाले से गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम कोई इलेक्शन मैटर लगाना नहीं चाह रहे या इलेक्शन के खिलाफ हैं। ठीक है, हम सारे चाहते हैं इलेक्शन होंगे। राइट, 1 मिनट सर, कंक्लूडिंग दिस वीक। देखें 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन जो है आईन पाकिस्तान कहता है और उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान था कि जो एक सवाल सामने रखा गया ना, एक तो ये रखा गया कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, दूसरा ये रखा गया कि क्या इलेक्शन जो है 90 डेज़ के अंदर हो पाएंगे। यानी कि अगर ये सवाल रखा जा रहा है तो उसका जवाब उनके पास खुद ही है कि फिर अभी कम से कम दे दें, कल के लिए डेट रख दें और फैसला दे दें। अगर 6 महीने के बाद ही फैसला देना है जैसे कि पहले लेट हुआ है, तो फिर उस फैसले का क्या फ़ायदा होता है? फिर वो टाइम तो आइन तो टूट गया। थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंचोता साहब, हसनात मलिक साहब, अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद थी। आपने देखा नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।